हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड उसके प्रॉपर्टी, उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स और उसके केमिकल रिएक्शन पे डिस्कशन रखा था। आगे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है दैट इज प्रोटीन, उस पर हम लोग जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जिससे कि आप बने हुए हो, जिससे मैं बना हूँ या जिससे ऑल लिविंग थिंग्स बने हुए हैं। तो ये प्राइम इंपॉर्टेंस वाला ये बायोमॉलिक्यूल्स है, पहले वो नंबर पे आने वाला ये बायोमॉलिक्यूल्स है जिसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो प्रोटीन क्या है? बेसिकली प्रोटीन जो है वर्ड जो निकल के आया, पहले इसकी बात कर लेते हैं और फिर इसके जो है डिस्कशन पे जाएंगे। व्हाट इज अ प्रोटीन बेसिकली और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है अगर कंसीडर किया जाए तो ये आता है वर्ड प्रोटियोस से निकल के। प्रोटियोस, आप एक बार स्पेलिंग इसका चेक कर लेना। एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, जिसका मीनिंग यही आता है कि प्राइम इंपॉर्टेंस। तो देख सकते हो इसके नेम में ही छुपा हुआ है इसका जो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंस रखने वाला बायोमॉलिक्यूल, एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये बेसिस है लिविंग थिंग्स का। अगर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर पा रही है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन ओनली। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिला हुआ है जो है, आप पर्टिकुलर कोई वर्क कर पा रहे हो, फंक्शन कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द प्रोटीन ओनली। तो ये एक फंडामेंटल बेसिस है, ये लिखा जा सकता है पॉइंट। इट इज अ फंडामेंटल बेसिस ऑफ, it is fundamental basis of structure and function दोनों चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि किस टाइप का आप स्ट्रक्चर हो एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये फंडामेंटल बेसिस है उसके लिए। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है, ये जितने भी लिविंग थिंग्स की एंटिटीज है उसको होल्ड करने का काम करता है और उसको प्रॉपरली रन करने का काम करता है। तो ये भी वर्ड लिखा जा सकता है, इट होल्ड एंड रन द लिविंग थिंग्स। ठीक है, ऐसे भी इसको मेंशन किया जा सकता है, इट होल्ड एंड रन द लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो एनिमल्स हो जाए, प्लांट्स हो जाए या हम लोग खुद हो जाए, इसमें जो मेनली फंक्शन काम करता है वो बायोमॉलिक्यूल्स काम करता है प्रोटीन। तो इसका एक प्राइम इंपॉर्टेंस है बिकॉज इसी की वजह से हम लोग एग्जिस्टेंस के बारे में सोच पा रहे हैं। जितने भी ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जो भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ऑन द अर्थ, इसके पीछे जो रीजन है दैट इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो आज के डेट में भी इस पे रिसर्च चल रहा है, इसकी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है किस तरीके से डेवलप की जा सकती है, बट वो पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन अभी तक बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाया। कोई भी प्रोटीन को डेवलप तो कर लिया है, बट हाउ दिस फंक्शन है, स्ट्रक्चरली उसको डेवलप कर दिया गया है प्रोटीन्स को, बट फंक्शन किस तरीके से करेगा उस पर डेवलपमेंट चल रहा है अभी। ठीक है, तो जो भी आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड में वर्क कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। उसके अलावा मैं क्या बोल रहा हूं, देखो आप प्रोटीन के बारे में। ठीक है, इट इज मोस्ट abundant बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स, ये मोस्ट abundant बायोमॉलिक्यूल्स एंड एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसमें ये एग्जिस्ट करेंगे। इट इज मोस्ट abundant बायोमॉलिक्यूल्स एंड एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें ये फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कंसीडर किया जाए इसका जो मेन सोर्स है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, अगर मैं बात करूं एग्जिस्टेंस की, तो ये तो बॉडी के अंदर खुद एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट प्रोटीन के फॉर्म में, उस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। साथ साथ ये भी कंसीडर किया जा सकता है इस एक्सटर्नली हम लोग जो है ईट करते हैं डाइट में, तो हम लोग को प्रोटीन मिलता है। जैसे उसका बेस सोर्स हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, जो भी है, जो भी दाल वगैरह हो गया, इन पे जो है प्रोटीन का एक अच्छा खासा अमाउंट प्रेजेंट होता है। इसलिए लोग बोलते भी हैं कि जो डाइट हो उसमें डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए, सच दैट कि आपको हर तरीके का जो न्यूट्रिएंट है वो मिलता रहे। वैसे ही प्रोटीन की बात की जाती है, तो इसके लिए सोर्स जो होता है, इट इज अवेलेबल या इट इज प्रेजेंट इन सभी लिविंग थिंग में, तो प्रेजेंट होगा ही, abundant एंड एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग थिंग्स। उसके अलावा हम लोग को ह्यूमन बीइंग को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन मिल्क। जो मिल्क है दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर द प्रोटीन। एग्स हो गए, ठीक है, एग्स हो गए, सीरियल्स हो गए,
दालें हो गई जिसमें कि अच्छा खासा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात ये? तो ये बात हो गई प्रोटीन के प्रेजेंस की। अब बात करते हैं कि ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर इस कहां से बन के निकल के आता है। तो जो प्रोटीन है वो बेसिकली बोला जाता है कि दिस इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट होगा अमीनो एसिड से ही। जब हम लोग प्रोटीन पढ़ना चाहते हैं तो अमीनो एसिड को भी समझना पड़ेगा और किस तरीके से ये लिंक्ड है आपस में प्रोटीन और अमीनो एसिड, उसी चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, समझो आप बात को, क्या मैं बोल रहा हूं, इट इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं उसी के कॉम्बिनेशन से ये प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें अमीनो एसिड में खास बात क्या है कि सभी के सभी अमीनो एसिड इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? तो ये पॉलीमर है अल्फा एल अमीनो एसिड। ठीक है, अल्फा एल अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अल्फा एल अमीनो एसिड। इनके कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा अभी एल पे तो मैं बात नहीं करूंगा, जब हम लोग एक बार स्ट्रक्चर देख लेंगे अमीनो एसिड के, डिफरेंट अमीनो एसिड के, तब मैं इस पे आऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि हम लोगों ने उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह में किया था, यानी कार्बोहाइड्रेट के केस में किया था डी और एल का नोटेशन, यहाँ पे भी वैसे ही फॉलो किया जाता है, यहाँ पे भी उसी तरीके से फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग अल्फा की बात कर लेते हैं, अल्फा कब बोला जाएगा। तो जैसे मान लो केस क्या है, अमीनो एसिड को अगर आप स्ट्रक्चर दो तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आएगा आपका COOH। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे NH2 रख सकते हो, H रख सकते हो, यहाँ पे R ग्रुप रख सकते हो। R जो कि हाइड्रोकार्बन हो सकता है और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, बट ऑलरेडी इसके अंदर देखो तो आप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमीनो एसिड है, इसीलिए इसका नेम भी पड़ गया अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एल अमीनो एसिड। अल्फा क्यों बोला गया? बिकॉज ये जो अमीनो एसिड है, अगर देखो ये हमारा हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसको नेम दे दिया गया अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड। वैसे पॉसिबल तो बीटा भी हो सकता है, आप ड्रॉ कर सकते हो बीटा, ये जैसे आपने इसको ड्रॉ किया ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, लाइक ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा अमीनो एसिड। वैसे ही आप बढ़ाते जाओ, चेन को और बढ़ा दो और अमीनो को शिफ्ट करते जाओ 1 by 1 कार्बन, तो इसको क्या बोला जा सकता है? दिस इज द गामा अमीनो एसिड। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, वैसे ही डेल्टा और ईटा भी आ सकता है। ठीक है, बट जो मेन नेचुरली अकरिंग प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन जिसे फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है अल्फा अमीनो एसिड से। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यानी कि जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट फॉर द प्रोटीन इज द अल्फा अमीनो एसिड। इसीलिए अगर हम लोग को प्रोटीन को समझना है तो अमीनो एसिड के बारे में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से प्रॉपर्टीज है और कौन से रिएक्शन इसके हो रहे हैं। ठीक है, उन चीजों को डिटेल करेंगे हम लोग इस केस में। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख लो, फिर हम लोग अमीनो एसिड से स्टार्ट करते हैं कि जो है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, किस तरीके से उसके रिएक्शंस होंगे, उस चीज पे डिस्कशन को रखते हैं। पहले आप इन चीजों को नोट डाउन कर लो। तो अगर हमें प्रोटीन के बारे में समझना है, उसके स्ट्रक्चर, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसके लिए हम लोग को इसके बेसिक यूनिट अमीनो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अमीनो एसिड से रिलेटेड ही जो भी डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं, इसके रिएक्शन, इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स, इन सभी पे डिस्कशन रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो आप अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब देखो एक कॉमनली अगर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करना हो तो सिंपल सा इसका तरीका है, क्या किया जाए, यहाँ पे एक COH ग्रुप दिया जाए, COH ग्रुप हम लोग कंसीडर कर ले, एक हाइड्रोजन आप दे दो, एक NH2 ग्रुप रख दो और यहाँ पे R हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या है? इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड। अगर हम लोग कॉमनली रिप्रेजेंट करना चाहें सभी स्ट्रक्चर को तो इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये क्या बोला जा सकता है? दिस इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन्स हैं उसके मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जो प्रोटीन जिसे फॉर्म करेगा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन अकर होगा। ठीक है, अब इसमें अमीनो एसिड में मैंने क्या बोला कि सभी अमीनो एसिड नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, जो अल्फा अमीनो एसिड्स होता है वो पार्टिसिपेट करता है। तो हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप, प्राइम फंक्शनल ग्रुप हो गया ये COH और इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा हो गया। तो अल्फा के रिस्पेक्ट, अल्फा पोजीशन पे अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको पढ़ा जाता है अल्फा अमीनो एसिड। ये हमारा बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल है। बाई फंक्शनल क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप। बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल इसलिए बोला जा रहा है
बिकॉज देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो आप क्लियरली देखो, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक हमारा NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो ओवरऑल आप जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना अमीनो एसिड की, तो कुछ हद तक ये डिफर करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बिहेवियर से और अमीनो एसिड के बिहेवियर से, बिकॉज एक हमारा प्रीडोमिनेटली एसिडिक बिहेवियर रखने वाला ग्रुप है और एक हमारा प्रीडोमिनेटली बेसिक नेचर रखने वाला ग्रुप है, और दोनों चूंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, दो अपोजिट नेचर रखने वाले ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए जो मॉलिक्यूल की भी प्रॉपर्टीज होगी वो कुछ एक्सटेंट तक जो अगर हम लोग सेपरेटली इंडिविजुअल कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसीडर करें या इंडिविजुअल अमीनो एसिड को कंसीडर करें, उससे अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी क्लियरली डिफर करेगी। ठीक है, तो ये बात हो गया, ये बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल है और मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब जैसे जैसे आप आर ग्रुप में डिफरेंसेस लाओगे, आपको जो है डिफरेंट अमीनो एसिड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट अमीनो एसिड्स है, टोटल हम लोग जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड की बात करते हैं वो टोटल 20 ही है। ठीक है, तो अभी उसको मेंशन कर देंगे। पहले हम लोग थोड़ा वो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को लेकर डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के अमीनो एसिड हम लोग देख रहे हैं, फर्दर इसको फिर लेटर ऑन क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा टाइप्स आर के नेचर पे, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप प्रेजेंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप अनदर फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि केवल नॉर्मल चेन ही प्रेजेंट हो, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ही प्रेजेंट हो, या हो सकता है उसके अंदर कोई अनदर फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्कोहल प्रेजेंट हो जाए, थायोल प्रेजेंट हो जाए, या अनदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज रहती है इस हाइड्रोकार्बन ग्रुप को लेके। तो आर इसकी जो नेमिंग होगी वो मैं मेंशन कर देता हूँ। आर ग्रुप अगर अटैच कराया जाए उससे जो करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड का जो नेम आएगा उसको मेंशन कर देते हैं, और साथ में इसके लिए दो टाइप के कोड यूज करते हैं, स्पेशली बायो वाले ज्यादा इसको यूज करते हैं, 3 लेटर कोड। ठीक है, अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो पूरे नेम की जगह आप जो है बच सकते हो इसके 3 लेटर कोड, और ज्यादा अगर आसान करना है इसको तो आप 1 लेटर कोड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ का भी मेंशन कर देता हूं, जैसे हाइड्रोजन अगर है आर की जगह पे, हाइड्रोजन जो वेल नोन कंपाउंड है ग्लाइसिन। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है ग्लाइसिन। तो ये ग्लूकोज से आया हुआ है, ग्लूकोज से नाम निकल के आया है, जिसका जो है बेसिकली टेस्ट स्वीटनर टेस्ट होता है, इस वजह से इसको नेम पड़ा है ग्लाइसिन। तो बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज इसको नेम पड़ा गया है। ठीक है, तो ग्लाइसिन जिसका 3 लेटर कोड की बात करें तो GLY होता है। ठीक है, GLY, और इसका 1 लेटर कोड हो जाएगा सिंपली G। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हो, यहाँ पे इस R ग्रुप की जगह ले जाके आपने मिथाइल यानी कि CH3 ग्रुप को रख दिया, तो इसको पढ़ा जाता है, वेल फेमस नेम है, दैट इज एलानिन। ये कुछ शुरू के मॉलिक्यूल है जो हम लोग को याद तो रहना चाहिए, ये बेसिक चीजें तो याद रखनी चाहिए। उसके अलावा मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसको हम लोग मेंशन करेंगे। तो एलानिन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका 1 लेटर कोड हो जाएगा। क्लियर है बात? वैसे ही अगर मैं कंसीडर करूं, मान लो आपने ये ग्रुप अटैच करा दिया, ये क्या है, पीएच क्या है, ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है। ओवरऑल मान लो कि ये बेंजाइल ग्रुप है, इसको ले जाके आपने बेंजाइल ग्रुप को अटैच करा दिया, इसको पढ़ा जाता है फिनाइल एलानी, फिनाइल एलानी। ठीक है, इसके लिए जो 3 लेटर कोड है PHE है और 1 लेटर कोड है EF है। कोई इसमें ऐसा कोई नहीं है पार्टिकुलर लॉजिक दिया गया, जो भी नेम आया हुआ है उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेम के लिए हम लोग नहीं भागे क्यों इसका सबका नेम कैसे आया, जैसे मैंने ग्लाइसिन का बता दिया, ऐसे ही आप पीछे मत भाग जाना कि एलानिन का नेम कैसे आया हुआ है, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फिनाइल एलानिन इसको हम लोगों ने F से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेज आ सकते हैं, जैसे मान लो कि आपने ये कंसीडर किया CH। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, CH3। ठीक है, इसको आप अगर कंसीडर करते हो तो इसको पढ़ा जाता है वैलिन, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे VAL, और इसका जो 1 लेटर कोड हो जाएगा V हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और जितने भी हमारे सामने दिख रहे होंगे अमीनो एसिड, उसको आप जो है नोट डाउन कर लो। इसके 4 के अलावा और भी अमीनो एसिड्स यहाँ पे है हमारे पास में, और ये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इससे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर देखो तो कि कोई इसमें एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, किसी में एरोमेटिक ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। किसी में देखो तो हमारा जो अनदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, किसी में देखो तो एक्स्ट्रा, जैसे अगर आप इसमें फोकस करो तो 2 ऐसे एसिड हैं, कौन कौन से, ग्लूटामिक, 2 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि अनदर एक्स्ट्रा
कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? ग्लूटामिक एसिड और कौन सा है इसमें, देखो आप, ग्लूटामिक एसिड और हम लोग कंसिडर करें एस्पार्टिक एसिड। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं और इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो आप, तो एक ऐसा भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जो है एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे आपका जो है हिस्टीडीन हो गया, उसके अलावा आपका सेरीन हो गया, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। अर्जिनिन हो गया, इसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो है ऐसे भी ग्रुप प्रेजेंट है। उसके अलावा हो सकता है एसएच प्रेजेंट हो, जैसे आप जो है सिस्टीन को देख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ऐसे हो सकता है कि उस हाइड्रोकार्बन ग्रुप पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है और वैसे रिलेटेड स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट इसके प्रॉपर्टीज को लेके मैं मेंशन कर देता हूं। ये इसमें से जितना आपको याद हो उतना बेस्ट है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंस रखा हुआ है, जो भी आपको क्लिक कर जाए कि ये थोड़ा सा डिफर बिहेवियर रखा हुआ है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ग्रुप होने की जगह पे कुछ और ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा मॉडिफाइड ग्रुप प्रेजेंट है, वो आप ध्यान में रखना, उस चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि उससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बन जाते हैं। अदरवाइज हमारे जो शुरू के 4 मेंबर्स हैं उसको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कुछ इससे रिलेटेड इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज से मेंशन कर देते हैं। क्या क्या है इस केस में, देखो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पहला पॉइंट, all amino acid have primary amine। जितने भी अमीनो एसिड आप सामने देख रहे हो सबके अंदर प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है, एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट और प्रोलीन, ठीक है। जो प्रोलीन मॉलिक्यूल है इसके अंदर सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंडरी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे लिख सकते, एक्सेप्ट प्रोलीन। तो प्रोलीन का देख लो कैसे स्ट्रक्चर इस केस में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेंट सेकेंडरी अमीन, ये हो गया हमारा प्रोलीन, ये 1 मार्क्स। एक जो है सिंपल सा आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा और क्या पॉइंट है, उसके अलावा जो टोटल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास है 20। तो ये मेंशन कर देना कि देयर आर, वैसे तो आप सिंथेसाइज करके और भी जनरेट कर सकते हो अमीनो एसिड, डिफरेंट आर ग्रुप को आपको चेंज करना है, आर ग्रुप को चेंज करोगे तो अनदर अमीनो, तो सिंथेसाइज किया जा सकता है, लैब में हम लोगों ने भी किया है IIT के अंदर। लेकिन यहाँ पे जब बात करें कि कितने नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो देयर आर 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, ठीक है। अभी बात करेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो और थोड़ा सा इसको डिटेल करेंगे। देयर आर 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, बात समझ में आती है, टोटल 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। अब इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। उसके अलावा इस आइडिया को समझना कि ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हो या कायरल बोल सकते हो, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कायरल एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट कौन सा है, एक्सेप्ट आपका ध्यान से देखो तो ऊपर का जो सबसे पहला यूनिट है दैट इज ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सभी के सभी कायरल कार्बन रखे हुए हैं, सभी के पास में कायरल कार्बन है। और चूंकि एक ही कायरल कार्बन है तो आप इससे केस निकल के आता है कि इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अंदर कहानी थोड़ी अलग है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए एक कार्बन के साथ में, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। उसके अलावा समझना आप बात को, जो सिस्टीन से भी रिलेटेड पूछ दिया जाता है, बिकॉज एक यही है जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। तो जो है सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कॉन्टेनिंग आपके सामने है, कौन सा सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है। सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड, ये जिसमें एसएच प्रेजेंट है आपके सामने है, जिसमें एसएच प्रेजेंट है इज सिस्टीन, ठीक है, ये सल्फर कॉन्टेनिंग। उसके अलावा अब देखो डी और एल नोटेशन, जब ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात हो ही गई है तो हम लोग डी एल और एल नोटेशन की भी बात कर लेते हैं। कैसे डी और एल नोटेशन फॉलो किया जाता है, क्लियर था, हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे, ठीक है, क्लियर था ये बात। क्या था इसमें देखो, जब फिशर प्रोजेक्शन पे आप रिप्रेजेंट करते हो तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को टॉप में रखते हो, ये मेंटेन रखते हो, जो वर्टिकल लाइन है ये हाइड्रोकार्बन मतलब चेन हो, पैरेंट चेन हो, और इधर आप हाइड्रोजन और NH2 को रख दोगे, ठीक है, समझना इस बात को, ठीक है। ये रहा, क्योंकि ये कायरल सेंटर है तो इसके लिए डीएल नोटेशन आता है 2 चीजों के लिए, एक तो कार्बोहाइड्रेट के केस में और एक हमारा अमीनो एसिड के केस में।
अब समझना इसमें डी और एल कैसे पता किया गया था। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट के केस में बोला था कि अगर OH आपके राइट हैंड साइड में लाइज कर रहा है तो इन दैट केस उसको जो है नोटेशन दे दिया जाएगा डी। यहां पे बस OH की जगह आप कंसीडर कर लो NH2, ठीक है। सेम तरीके का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और ये वर्टिकल लाइन हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करे। अगर NH2 लाइज राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो इसको नोटेशन दे दिया जाएगा डी। और इसके मिरर इमेज को बोल दिया जाएगा, मिरर इमेज को बोल देंगे हम लोग ये, ठीक है। इसके मिरर इमेज को बोल दिया जाएगा एल, ठीक है। समझ में आता है बात कि इफ NH2 नोटेशन में क्या मेंशन कर दूं, NH2 अगर लाइज कर रहा है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड RHS में लिख दूं तो इन दैट सिनारियो इसको नेमिंग चला जाएगा क्या, डी। इसके लिए नोटेशन चला जाएगा एंड मिरर इमेज, एंड इसका जो मिरर इमेज होगा उसको हम लोग बोल देंगे मिरर इमेज, जो कि जो है हम लोग कंसीडर कर लेंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर NH2 लाइज कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो इन दैट सिनारियो ये मिलेगा आपको ये। और अगर ये इसका मिरर इमेज कंसीडर किया जाए, इसी कंपाउंड का मिरर इमेज की बात करें तो उसको हम लोग बोल देंगे, नोटेशन दे देंगे डी, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ। कायरल है तो ऑब्वियसली इसका मिरर इमेज को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, एनॉन्सिमरिक पेयर भी कंसीडर करेंगे। तो ये कहानी रहती है कि अगर NH2 राइट हैंड साइड में दिख रहा है तो डी हो जाएगा और उसका मिरर इमेज ले लिया जाए तो एल कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली फोकस करना है कि इस कार्बन के अलॉन्ग जो NH2 का कॉन्फिगरेशन है और ये किस साइड में, NH2 किस साइड में लाइज किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है, जैसे हम लोगों ने बोला था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो है डी कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे अमीनो एसिड के केस में क्या देखने को मिलता है इंटरेस्टिंग, कि जितने भी अमीनो एसिड हैं वो एल कॉन्फिगरेशन को रखे हुए हैं। जो भी अमीनो एसिड रखे हुए हैं एल कॉन्फिगरेशन को, जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैं दे हैव द एल कॉन्फिगरेशन। तो ये भी आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो। क्या मेंशन किया जा सकता है, ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड, ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव एल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। एल कॉन्फिगरेशन जितने भी हैं, और जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो आपके डी कॉन्फिगरेशन, ठीक है। एल कॉन्फिगरेशन वहां पे नहीं देखने को मिलता है फॉर द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और डी कॉन्फिगरेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो प्रॉपरली, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स पे थोड़ा सा और वर्क करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं हम लोग किस तरीके से क्लासेस बन के आएंगे फॉर द केस ऑफ अमीनो एसिड। पहले आप इन चीजों को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखिए अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं, डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला बेसिस होता है अकरेंस। अकरेंस मतलब किस फॉर्म में ये प्रेजेंस है, अकरेंस मींस कहां से ये जनरेट किए गए। तो अगर मान लीजिए कुछ अमीनो एसिड जो कि हम लोगों ने मेंशन किया कि जो 20 अमीनो एसिड है लिविंग थिंग्स सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट है वो नेचुरली प्रेजेंट है, और उसके अलावा आज के डेट में लैब में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है, अमीनो एसिड भी सिंथेसाइज किया जा सकता है, प्रोटीन भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो अकरेंस के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन बनता है, एक जो वो बोलते हैं नेचुरल अमीनो एसिड, नेचुरली जो प्रेजेंस है सराउंडिंग के अंदर उसको हम लोग बोल देंगे नेचुरल, और एक को बोला जाएगा सिंथेटिक। ऑल्दो ये जो क्लासिफिकेशन है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, एक बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक। अब और क्या क्लासिफिकेशन होता है, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है हमारे ह्यूमन बॉडीज को उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब क्वेश्चन में मिक्स करेगा तो इसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। इसमें 3 कैटेगरी आएगा, अभी उसको डिस्कस करते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल, ठीक है। अब उसके अलावा बात किया जाता है इस केस में थर्ड वन दैट इज केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर मींस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो थर्ड क्लासिफिकेशन जो थर्ड बेसिस है दैट इज केमिकल बिहेवियर। अब समझना इस आइडिया को, अकरेंस हम लोग साइड रख देते हैं, आते हम लोग इसमें रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैसे इसको क्लासिफाई किया गया। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अमीनो एसिड को कैसे क्लासिफाई किया गया उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वन इज एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, एसेंशियल
अमीनो एसिड, ये बहुत बार क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, किसी भी वे से पूछा जा सकता है। एंड अनदर इज सेमी एसेंशियल, मैं बोला हूं सेमी एसेंशियल, अभी सबका मीनिंग समझते हैं, पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। एंड थर्ड इज दैट इज नॉन एसेंशियल, ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट उसको कंसीडर किया जाएगा जो है एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, टोटल 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। आउट ऑफ दैट 10 एसेंशियल और सेमी एसेंशियल में आते हैं और 10 नॉन एसेंशियल में आते हैं। अब बात करें एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो अमीनो एसिड which does not form by our body, जो हमारा बॉडी इसको प्रिपेयर नहीं करता है बॉडी, बट रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, बट ये रिक्वायर्ड होता है अदर सोर्सेज से, हमारा बॉडी इसको जनरेट नहीं करता है, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया गया एसेंशियल अमीनो एसिड। इसे रिक्वायर्ड होगा, आपको एसेंशियल होगा बाहर से, जैसे मिल्क से आप लेते हो, एग से लेते हो कुछ, तो वो अमीनो एसिड, जो भी अमीनो एसिड जो बाहर से लिया जाता है, बॉडी उसको प्रिपेयर नहीं करता है, दैट मींस कॉल्ड एज द एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। इसके लिए जो कोड जाता है ना, जो हम लोग निमोनिक्स याद रखते हैं, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर इसका यूज होता है। क्या होता है कोड निमोनिक्स, क्या होता है, ट्राई दिस वीआईपी मॉल, ठीक है, ट्राई दिस वीआईपी मॉल। ट्राई मीन्स होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन आपका एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें दो वर्ड है, एक टी है और एक HIS है। यहां पे टी से एक मीनिंग आता है थ्रियोनिन, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, थ्रियोनिन, और एक आता है हिस्टिडीन, ये अमीनो एसिड आपके आएंगे एसेंशियल। इस केस में समझना, इस केस में भी इंपॉर्टेंट है, तो V से आ जाएगा वैलिन, ठीक है, I से आ जाएगा आइसोल्यूसिन, ठीक है, P से आ जाएगा प्रोलीन, वही प्रोलीन जो सेकेंडरी अमाइन कंटेन करता है, राइट, प्रोलीन। और यहां से आपका आता है M से मिथायोनिन, ठीक है, मिथायोनिन। A से बोला जाता है अर्जिनिन, बट मैं इसको एसेंशियल में ना रख के इसको मैं रखने जा रहा हूं सेमी एसेंशियल। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अर्जिनिन को एसेंशियल अमीनो एसिड में रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसका जो डिफिनीशन है बेस्ट प्रिपेयर कर सके। बट अगर हम लोग इस कैटेगरी देखा जाए, राइट, आपसे पूछा गया, तो कैटेगरी अगर देखा जाए तो जो है इसको ए से जो आता है अर्जिनिन, इसको सेमी एसेंशियल में रखा जाएगा। अभी हम लोग बता देते हैं कि सेमी एसेंशियल क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। एल से हो गया आपका लाइजिन और ये हो गया ल्यूसीन, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, थोड़े बहुत से स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, ट्राई दिस वीआईपी मॉल, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, वैलिन, आइसोल्यूटिन, प्रोलीन, मिथायोनिन, लाइजिन और ल्यूसीन। ध्यान रहे ये अर्जिनिन कहीं कहीं पे आपको एसेंशियल अमीनो एसिड मेंशन किया गया रहेगा, बट वो गलत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ गलत नहीं है, बिकॉज अगर आप सेमी एसेंशियल का डिफिनीशन देखोगे तो ऑलमोस्ट लगभग इसी से मैच करता रहता है। क्या होता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, किसको बोलते हैं, अमीनो एसिड which formed by our bodies but required from other source at growth stage, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये तो हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं करता है, लेकिन हम लोग को अगर इसको लेना हो ये सभी अमीनो एसिड को अगर, तो इसके लिए हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। ये जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है ये बॉडी के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, बट उतना सफिशिएंट प्रिपेयर नहीं होता है, ताकि जो ग्रोथ स्टेज होता है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गई
या जो भी स्टेज है हम लोग ग्रोथ करते हैं, तो इन दैट सिनारियो जो बेबीज होती है, न्यू बॉर्न बेबीज, उस केस में भी जो रिक्वायर्ड ये अमीनो एसिड है बॉडी प्रिपेयर करता है, बट उतना सफिशिएंट नहीं प्रिपेयर कर पाता है कि जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाए। तो उसके लिए हम लोग को एक्सटर्नली उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इन दैट सिनारियो ये जो इसका एग्जांपल आता है वो अर्जिनिन है। ध्यान रहे कि कहीं कहीं पे इसको एसेंशियल अमीनो एसिड में ही कंसीडर किया है, बिकॉज उन्होंने उस केस में एक डिस्टिंक्ट बनाया हुआ है, लाइन बनाया हुआ है कि हाँ जो बॉडी प्रिपेयर कर सकता है उसको हम लोग एसेंशियल में रख देते हैं, सेमी एसेंशियल जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखते। लेकिन हाँ ध्यान रहे आपको कि अर्जिनिन ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में कंसीडर किया जाता है। अर्जिनिन जो अगर कहीं एसेंशियल भी मेंशन किया गया तो आई एम सेइंग दैट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। उसके अलावा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, इस केस में क्या, ठीक है, ये कौन से अमीनो एसिड है, वो वही अमीनो एसिड है जो कि बाहर से एक्सटर्नली रिक्वायर्ड नहीं, आप जो बॉडी है वो प्रिपेयर करके दे रही है, ठीक है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो जरूरत नहीं है बाहर की, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स इसके अलावा अब कितने रह गए, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर देयर। तो अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में अमीनो एसिड रिक्वायर्ड, अमीनो एसिड विच फॉर्म बाय योर बॉडीज, अभी तक क्या था, विच डज नॉट फॉर्म, ये फॉर्म कर रहा था बट उतने अमाउंट में नहीं फॉर्म कर रहा था सच दैट ही कंप्लीट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए इन द ग्रोथ स्टेज पे, ठीक है। अमीनो एसिड विच फॉर्म बाय योर बॉडीज एंड नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, जो भी हम लोग डाइट में इसकी जरूरत नहीं है, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स से ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में रखते हैं। तो रिमेनिंग जितने भी रह गए 10 अमीनो एसिड, एटलीस्ट अगर आपको एसेंशियल याद है तो आप तो पता कर सकते हो ना विच इज गोइंग टू बी नॉन एसेंशियल। क्लियर सी बात है, आपके पास तो ऑप्शन रहेंगे कि हाँ विच आर गोइंग टू बी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विच फॉर्म बाय आवर बॉडीज एंड नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। क्लियर है बात, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो ये तो क्लासिफिकेशन रहा किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन केमिकल बिहेवियर। जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल बिहेवियर, किस तरीके का केमिकल बिहेवियर है गिवन अमीनो एसिड का, ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल बिहेवियर। क्या क्या हो सकता है, हम लोग बोलते हैं पहला एसिड। देखो अब इस आइडिया को समझना, केमिकल बिहेवियर की बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज देखो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, बट कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिले होंगे। अभी शुरू में आप जो राइट डाउन किया होगा आपने स्ट्रक्चर, उसमें देखा होगा कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप से ज्यादा प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप से ज्यादा प्रेजेंट है। और कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे भी देखने को मिले होंगे जहां पे कि जो अमीनो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है, और मैक्सिमम केसेस में तो आपको देखने को मिला होगा कि दोनों इक्वली प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन केमिकल बिहेवियर, ये हम लोग 3 क्लासेज इसकी बनाते हैं, ठीक है। 3 क्लासेज बन के आते हैं। एक बोला जाता है एसिडिक, ठीक है, एसिडिक जो होंगे अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड की खासियत क्या होगी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर है ना, जस्ट एज्यूम करो X इज नंबर ऑफ COH ग्रुप, ठीक है, और Y इज द नंबर ऑफ NH2, ठीक है। NH2 प्रेजेंट या कि नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। अब समझना X इज द नंबर ऑफ COH, Y इज द नंबर ऑफ NH2। ऑब्वियसली एसिडिक बिहेवियर अगर शो कर रहा है तो इन दैट सिनेरियो क्या देखने को मिलेगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है वो प्रेजेंट ज्यादा अमाउंट में कंपेयर टू अमीनो ग्रुप। जैसे कि आपका आ गया इस केस में एग्जांपल अगर कंसीडर किया जाए, दोनों एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसमें आ गया आपका एस्पार्टिक, ये हो गया आपका एस्पार्टिक, उसके अलावा ग्लूटामिक, दोनों एसिड आप कंसीडर कर सकते हो, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक, ये आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बात, ये एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक। न्यूट्रल का केस देखा जाए तो न्यूट्रल की केस की कहानी क्या होगी कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप
आर द प्रेजेंट इन द इक्वल अमाउंट, उसको न्यूट्रल बोला जाएगा। इसके अंदर कुछ पोलर भी हो सकते हैं और कुछ नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ नॉन पोलर ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। न्यूट्रल तो है ओवरऑल, लेकिन वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर मींस पोलैरिटी भी हो सकती है और पोलैरिटी नहीं भी हो सकती है। जैसे अगर मैं इसमें कंसीडर करूं पोलर फॉर्म के लिए, तो पोलर में आपके जो है देखने को मिलेगा आपको एस्पार्जिन, ठीक है। आप एक बार स्ट्रक्चर देख लेना जब इसको मैं नेम मेंशन कर रहा हूं। एस्पार्जिन हो गया, सेरिन हो गया, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। उसके अलावा भी आपको देखने को मिलेंगे। सिस्टीन हो गया, वो भी पोलर में ही आएगा, तो सेरिन हो गया। नॉन पोलर के केस में आपके एग्जांपल भरे पड़े हैं, जैसे ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, एलानिन हो गया, फिनाइल एलानिन हो गया, ये सभी न्यूट्रल नॉन पोलर की कैटेगरी में है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ COH ग्रुप और नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप आर द इक्वल। क्लियर है बात इतनी? उसके अलावा हम लोग बोलते हैं बेसिक, बेसिक इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक के केस में क्या होगा कि जो Y होगा नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप, वो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा होगा, का नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा होगा। तब इस केस में देखना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके निकल के आते हैं जो कि अमीनो एसिड है। देखना आप ध्यान से, ये भी पूछा जा सकता है। लाइजिन, इसमें आता है आपका लाइजिन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, और इसी में आपका आता है अर्जिनिन, ठीक है, यही अर्जिनिन जो कि सेमी एसेंशियल। लाइजिन, हिस्टिडीन और अर्जिन, ये अमीनो एसिड जो कि ज्यादा नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप रखे हुए हैं और इस वजह से बेसिक नेचर शो करेंगे, ठीक है। आप हाल याद रख सकते हो इसके लिए। अर्जिनिन मिस HAL, हाल मिस आपका हो गया हिस्टिडीन, अर्जिनिन और लाइसिन, ये बेसिक अमीनो एसिड है। वैसे ही हम लोग एसिडिक की बात करें तो एस्पार्टिक और ग्लूटामिक, aspartic and glutamic are the amino acid which have the acidic nature because the number of COH group is greater than number of amino group and here the number of amino group is greater than number of carboxylic group। तो ये बेसिस होता है, राइट। हम लोग जो है और भी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ये इनका क्लासिफिकेशन है। और भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी अमीनो एसिड में भी देख सकते हो कि किसमें प्राइमरी अमीन कंसीडर किया हुआ, किसमें सेकेंडरी। प्रोलीन आपका बेस्ट एग्जांपल है जिसमें सेकेंडरी प्रेजेंट है। वैसे ही बोला जा सकता है कि किसके अंदर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और किसके अंदर एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसा भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंस ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है और जो रिक्वायरमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं, जो इसकी बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स केमिकल बिहेवियर। इन दोनों का जो क्वेश्चन बनता है, फ्रेम करता है, इन्हीं दोनों के क्लासिफिकेशन से बनता है। तो आप नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और अमीनो एसिड के जो प्रॉपर्टीज है उस पर डिस्कशन को रखते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज को लेकर। आज बेसिकली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही फोकस करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन रखेंगे अमीनो एसिड के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड कंसीडर करना, ठीक है। तो थोड़ा सा जो बिहेवियर है ना अमीनो एसिड्स का, नॉर्मली जो और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे डिफर करता है। जो नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड बिहेवियर दिखाता है उससे जो अमीनो एसिड्स है वो डिफर करता है। इवन कि आप देखोगे जिसमें कि अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि अमाइन कंसीडर कर लो, उससे भी अमीनो एसिड का बिहेवियर डिफर होगा और एसिड के रिस्पेक्ट में भी बिहेवियर डिफरेंट होगा। क्या क्या देखने को मिलता है, और ऑलमोस्ट जो भी चीजें आप देखोगे थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट आएगा। पहला प्रॉपर्टी आप लिखना, इट इज वाटर सोल्यूबल, ठीक है, इट इज वाटर सोल्यूबल। अब कई बोलेंगे लोग कि सर ये वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल के लिए तो बोला जा सकता है कि जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बनाया जा सकता है। NH2 बना सकता है, COH में OH ग्रुप भी बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है वाटर सोल्यूबल, नो डाउट पॉसिबल है केसेस। और भी हम लोग केसेस हो सकता है कि और भी पॉसिबिलिटीज कुछ और भी देखने को मिले मॉलिक्यूल के साथ में। पहले हम लोग जो ऑब्जर्वेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इट इज वाटर सोल्यूबल, वाटर में डालोगे ये सोल्यूबल हो जाएगा। नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं कि इट इज हाई मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, हाई मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, हाई मेल्टिंग और क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे एक्सप्लेन होगा? समझो इस बात को कि नॉर्मली जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे तो वो या तो आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा,
नहीं तो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो उसके हायर मोलर मास की वजह से देखने को मिलेगा। बट अगर ग्लाइसिन मॉलिक्यूल आप लो अमीनो एसिड तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी उतना ज्यादा नहीं है। आप जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि बेंजोइक एसिड आपने लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसको देखोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, इस वजह से सॉलिड फॉर्म में रह रहा है। अब बात किया जाए कि जो ग्लाइसिन है उसमें तो उतना मॉलिक्यूलर वेट नहीं है कि ये अपने सॉलिड फॉर्म में रहे, तो उसके पीछे क्या रीजन होगा समझते हैं। पहले हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन आता है। इट इज हाई मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड बन के आता है, ठीक है। उसके अलावा इट हैव वेरी हाई डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जो इसका डाइपोल मोमेंट है ना वो बहुत हाई, वेरी हाई डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब ये भी क्वेश्चन रेज होता है कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करूं लाइक दिस आर ग्रुप, यहाँ पे COH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ऐसा कोई भी उस तरीके का नहीं है कि इतना हाई डाइपोल मोमेंट दिखाया जाए, ठीक है। बट इसमें देखते हैं राइट कि इस केस में अमीनो एसिड का डाइपोल मोमेंट अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है। बट यहां से अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, विजुअलाइज किया जाए तो दैट शुड नॉट हैव मच डाइपोल मोमेंट। इस स्ट्रक्चर के बेसिस में COH ग्रुप है, मुझे पता है कि -M ग्रुप है, भी जो है सॉरी -I ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, पोलैरिटी जनरेट करेगा। बट -I उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है कि इतना ज्यादा जो है पोलैरिटी जनरेट कर दे और इसका हाईएस्ट बहुत हाई डाइपोल मोमेंट, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होगा। कुछ और कहानी छुपी हुई है जिसका हम लोग डिस्कवरी करना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर कंसीडर करो कि इसका जो एसिडिक बिहेवियर है, ऑल्दो इसने कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी ले रखा है, अमीनो ग्रुप भी ले रखा है, और यही देखने को मिलता है कि इट्स एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक एंड बेसिक strength is less than जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा और बेसिक स्ट्रेंथ होगा नॉर्मल जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो उसके रिस्पेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ इसका बहुत कम होता है। उसी तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बहुत एक्सटेंट तक कम होगा। इट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख सकते हो, नॉर्मल जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखते हैं, एंड अमीनो ग्रुप रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अमीनो ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगा और इसके रिस्पेक्ट में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं कि इट विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये आपका पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ये भी इंटरेस्टिंग केस हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज गोइंग टू बी सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट, तो कुछ तो है घपला इसमें, वही देखेंगे। इट विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ऐसा क्या देखने को मिल रहा है मॉलिक्यूल के अंदर कि ये बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बिहेवियर क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये सोल्यूबल हो जा रहा है पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल हो जा रहा है। वो ऐसे ही ये बात किया जा रहा है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो लेस हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो चीजों को थोड़ा सा हम लोग जो है समझते हैं इसके एक स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक है। अब आपको लगेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा? नहीं, अगर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता फिर तो ये प्रॉपर्टी देखने को मिलता ही नहीं आपको, राइट। तो यहां पे क्या मानते हैं हम लोग, जैसे कि देखो इसमें एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला हमारा एसिडिक ग्रुप है और ये हमारा बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों पास पास में और दोनों में हायर अफिनिटी होगी। एसिड को बेस की जरूरत है और बेस को एसिड की जरूरत है। तो एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन लूज करेगा जो इसका एसिडिक ग्रुप है, और ये बोलेगा ठीक है मुझे जरूरत है प्रोटॉन की, और इसको ये बोलेगा कि मुझे लूज करना है प्रोटॉन, बेसिकली वो इजीली इसको लूज करके दे देगा, ठीक है। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। CO माइनस NH3 प्लस, एक एसिड ने H प्लस दिया और एक प्रोटॉन ने H प्लस एक्सेप्ट किया। इसमें तो कोई जो है वैसा घबराने वाली बात नहीं है। जो होना चाहिए एसिड बेस रिएक्शन होना चाहिए वहां पे हो रहा है, भले ये इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन ही क्यों ना, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन,
इंट्रामॉलिक्यूलर ज्यादा सही होगा, हम लोग बोले इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। ये फिनोमिना देखने को मिल रहा है, और इस फिनोमिना से जो ये जनरेट हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। यही हमारा कहलाता है, क्योंकि अमीनो एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ज्विटर आयन यहां से फॉर्म करके आता है। आइडिया तो समझ में आ गया ना, कि जो कंपाउंड है उसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप ने प्रोटॉन रिलीज किया और बेसिक ग्रुप ने प्रोटॉन झोली फैलाया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वेलकम टू द माई हाउस, H+ ने बोला, ये जो है अमोनिया NH2 ग्रुप ने बोला वेलकम टू द माई हाउस, और ये इसको ग्रुप घर से निकाल दिया H+ को, एंड NH2 ग्रुप एक्सेप्टेड द प्रोटॉन। अब इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि जो अमीनो एसिड है प्रीडोमिनेंटली अपने पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डाइपोलर फॉर्म, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा हूं ज्विटर आयन है क्या, इसी को हम लोग जो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। समझना इस बात को। इन aqueous सॉल्यूशन, ठीक है, इन aqueous सॉल्यूशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिलीज प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप, ठीक है, अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन। हम लोग ने बोला कि जब भी अमीनो लोगे तो उसमें 2 ग्रुप तो प्रेजेंट होंगे, इसीलिए बाई फंक्शन भी बोला गया था। तो एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन which led to formation of डाइपोलर आयन। इसको हम लोग बोल रहे हैं डाइपोलर आयन। दिस इज द डाइपोलर आयन क्यों बोला गया, 2 पोल है, एक पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, तो डाइपोलर आयन जनरली या तो पॉजिटिव होता है नहीं तो निगेटिव, हम लोगों ने देखा होगा। यहाँ भी क्या है इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इसके अंदर दोनों चार्जेस हैं। अब डाइपोलर आयन की वजह से अब जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन करना चाहो उससे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो एवरी प्रॉपर्टी यही मैं नोट्स में मेंशन कर देता हूं, ठीक है, लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल आयन विच इज कॉल्ड एज, ये भी पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको, विच इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। इतना तो बात क्लियर है, दिस इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन, जो डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस आइडिया को आप समझना, क्या मैं बोल रहा हूं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मेंशन किया है यहां पे, दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर कंसिस्टेंट विथ ज्विटर आयन। जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कंसिस्टेंस है ज्विटर आयन के रिस्पेक्ट में, भले इसके रिस्पेक्ट में कंसिस्टेंट नहीं थी। बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना चाहें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम लोग बोले कि जो पोलर डाइपोलर आयन है उस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोटॉन इसने लूज किया और ये एक्सेप्ट किया, और इसकी वजह से द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड इज कंसिस्टेंट। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कंसिस्टेंट, मींस इसके साथ मैच कर रहा है, कंसिस्टेंट विथ, किसके साथ कंसिस्टेंट है, विथ ज्विटर आयन के साथ, ठीक है, ज्विटर आयन। समझना इस बात को कैसे कंसिस्टेंट है। वाटर सोल्यूबल, कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। ऑल्दो आप कितना भी इसमें बल्कियर हाइड्रोकार्बन रखो, मान लो हाइड्रोकार्बन चेन को बढ़ाया जाए तो इसको तो इनसोल्यूबल होना चाहिए था, राइट। भले पोलर ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन अगर बल्कियर चेन बहुत बड़ा कर दो तो इस दैट सिनारियो इसको तो इनसोल्यूबल होना चाहिए था। लेकिन जितने भी अमीनो एसिड हैं सभी के सभी वाटर सोल्यूबल। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि ये जो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, क्योंकि ज्विटर आयन में ये चार्जेस रहेंगे और चार्ज जब रहेगा तो ऑब्वियसली राइट, पार्शियल चार्ज से तो चार्ज बड़ा होगा ना, पार्शियल चार्ज जनरेट करो और यहाँ पे चार्ज हम लोग को एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज मिला है, तो ऑब्वियसली वाटर के साथ जो इंटरेक्शन होगा इसका हाई लेवल तक होगा, ऑब्वियसली चीज है। तो अगर वाटर के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो वाटर के साथ सोल्यूबल होगा, ठीक है। ग्लूकोज सोल्यूबल थे बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इसकी सोल्यूबिलिटी की बात करें अमीनो एसिड का तो जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज आयन आयन इंटरेक्शन। जो इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे इस आयन का वाटर के साथ में, इसकी वजह से सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। वंस अगेन वी कैन एक्सप्लेन विद द ज्विटर आयन, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आप देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्यों हम लोग देखते हैं
कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। हेक्सेन का देखोगे कि जो है 50 के आसपास में होगा, और भी जितने भी एल्कोहल ले लो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट ले लो या बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ भी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा, इस आइडिया को समझा जा सकता है बिकॉज ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे आयनिक बॉन्ड से, एक दूसरे से जुड़े होंगे आयनिक बॉन्ड से। एक मतलब पॉजिटिव चार्ज मान लो दूसरे निगेटिव के साथ इंटरेक्टेड होगा ऑब्वियसली, तब ये इंटरेक्शन क्या होगा कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इन दैट केस इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। हाई मेल्टिंग एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जा रहा है, इसलिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल कंसिस्टेंस है ये प्रॉपर्टी ज्यूटर आयन से। देन है हमारा वेरी हाई डाइपोल मोमेंट। अब ऐसा केस है भाई, डाइपोल बना हुआ है तो डाइपोल मोमेंट भी तो ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं इसकी, इट इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इट्स एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इज लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीनो एसिड रिस्पेक्टिवली। ऐसा क्यों? तो देखो आप आइडिया को समझो, जब कार्बोक्सिलिक क्या देखते क्या है हम लोग, ऑब्जर्व क्या करते हैं इसको समझना आप। जो नॉर्मल अगर आप लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड ना, इसका जो के वैल्यू होता है ये 10⁻⁴ के रेंज में आता है, ठीक है, आप देख लेना टेक्स्ट बुक में सर्च कर लेना, जो के वैल्यू है 10⁻⁴ आता है। लेकिन यही मैं अगर अमीनो एसिड से लूं, मैं अल्फा दिखा देता हूं, अल्फा अमीनो एसिड, इससे कंसीडर किया जाए तो इस केस में जो के वैल्यू आता है 10⁻⁻10 आता है, 10⁻⁻10 10⁶ टाइम्स मोर एसिडिक है ये वाला जो नॉर्मल COH ग्रुप होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इसने जितना मतलब मैक्सिमम जो प्रोटॉन था वो NH2 को दे रखा है, ठीक है। अब आपका जो बेस की तरह एसिड की तरह काम कर रहा है ये नहीं काम कर रहा है, ये काम करेगा क्योंकि ये ज्यूटर फॉर्म में है तो ऑब्वियसली H+ देगा। अब ये H+ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं होगा क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्गर बेस है और स्ट्रॉन्गर बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीकर एसिड, ठीक है। तो ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी आ रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ मैं लिख देता हूं फॉर द अमीनो एसिड, ये आ रहा है 10⁻⁻10 के रेस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ आ रहा है। आप समझ सकते हो किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है अमोनियम NH3+ की वजह से। वैसे ही मैं बात करूं RNH2 का, अगर नॉर्मली आप कोई भी अमाइन ग्रुप लेते हो या अमाइन लेते हो तो इन दैट सिनारियो इसका जो के वैल्यू होता है वो भी 10⁻⁴ के रेंज में होता है। बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है कि इसका जो पीके वैल्यू है एसिडिक स्ट्रेंथ और इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट तक रहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का और अमाइंस का, ठीक है। लेकिन ये भी जब ऑब्जर्व किया जाता है इसका जब बेसिक स्ट्रेंथ ये ऑब्जर्व किया जाता है K = 10⁻12 10⁸ टाइम्स, ऑलमोस्ट लाख टाइम जो है ज्यादा जो है ये जो नॉर्मल बेस है वो बेसिक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो ये फिनोमिना हम लोग क्यों देख पा रहे हैं, वही सेम कहानी है कि जब ये आपका एसिड की तरह काम करना शुरू कर दिया है, ये अब यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है तो अब इसलिए ये तो बेस की तरह काम करेगा ना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जो भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोला जाता है। तब अब ऐसा केस है कि अब RCOH एक अच्छा खासा एसिड था लेकिन अब चूंकि इसका कॉन्जुगेट बेस आपने लिया जो कि वीक बेस होगा, इसकी वजह से आप क्या देख रहे हो, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है 10⁻⁻12 चला गया, ठीक है, इन aqueous solution। तो ऑल प्रॉपर्टी देख सकते हो, इट इज सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसलिए चार्ज बना हुआ है तो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड इज कंसिस्टेंट विद ज्यूटर आयन, ठीक है। उसके साथ ये ओवरऑल इट इज न्यूट्रल, ओवरऑल इट इज न्यूट्रल, ओवरऑल न्यूट्रल होगा, देख सकते हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव न्यूट्रल होगा, ठीक है, ये ओवरऑल न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब केस क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो आगे हमारे लेक्चर का पार्ट बनने जा रहा है। क्या होता है, द फॉर्म ऑफ, ठीक है, फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ज्यूटर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कैटायन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एनायन फॉर्म में, कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, अभी बात करते हैं। द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड विल डिपेंड ऑन pH ऑफ सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। pH ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मान लो कि सॉल्यूशन के अंदर आपने एसिड रख दिया है पहले से तो उसका अलग फॉर्म होगा, बेस रखा है तो अलग फॉर्म होगा, नॉर्मल न्यूट्रल रखा हुआ है तो अलग फॉर्म होगा। तो दैट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड विल डिपेंड ऑन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे, तो मान लो आपने एसिडिक रखा, आपने एक एसिडिक ग्रुप रखा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल में कंसीडर कर ले रहा हूं। अगर एसिडिक ग्रुप आपने रखा है तो सभी के सभी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे, अगर
एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा खासा है सोल्यूशन के अंदर, H+ ज्यादा प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, इस अमीनो ग्रुप को भी प्रोटोनेट करेगा और इस ग्रुप को तो प्रोटोनेट कर ही देगा। ठीक है, तो अब इसका केस यहाँ पे निकल के आता है कि ये कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जब ये हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे हाईली एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर बात है, हाई एसिडिक सोल्यूशन में एक कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये ड्यूटर आयन नहीं कहलाता है, ड्यूटर आयन डाइपोलर आयन्स होते हैं जिसपे इक्वली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जनरेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कि अब मान लो आप यहां से थोड़ा थोड़ा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते जाओ, मींस जो है इस प्रोटॉन को यहां से हटाते हैं यहां से, तो इन दैट सिनारियो देखना आप क्या देखने को मिलेगा कि प्रोटॉन ये दोनों लूज कर देंगे, दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इन दैट सिनारियो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCO-। ये कब केस आएगा, कब केस आएगा समझना इस बात को, कब केस आएगा जब ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, सोल्यूशन न्यूट्रल होगा तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा कि ये नेट इस पे चार्ज जो है जीरो चार्ज है। ठीक है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द ज्यूटर आयन, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ज्यूटर आयन। तो पीएच पे डिपेंड कर रहा है, इधर से आप एसिडिक रखे थे, यहाँ पे आपने न्यूट्रल सोल्यूशन रखा है। अब देखो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे न्यूट्रल केस में आपको ज्यूटर आयन फॉर्म करके देगा। नेक्स्ट ये केस कंसीडर करना। ठीक है, तो अब मान लो कि आपने बेसिक रख दिया, तो बेसिक के केस में क्या होगा, इस प्रोटॉन को तो पहले से ही जो है अगर देखा जाए प्रोटॉन हट गया है, इस वाले प्रोटॉन को भी गायब कर लेगा। जो बेस है, अगर मान लो आपने OH- दिया, यहां से यहाँ गए तो हम लोग बेसिक करते गए सोल्यूशन को, और ज्यादा हम लोग H+ को कंसेंट्रेशन को कम करते गए। अब अपोजिट वे से देखोगे तो हम लोगों ने H+ को बढ़ाया है। तो जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे क्या देखोगे RCOO-, यहाँ पे आ जाएगा NH3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका H। ठीक है, तो अब देखो इस केस में क्या है, ये हाई किस फॉर्म में, एनाइनिक फॉर्म में, ये वाला केस एनाइनिक फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो आपका सोल्यूशन है ये हाईली बेसिक सोल्यूशन, हाईली बेसिक सोल्यूशन, इस वजह से किसी को भी यहाँ पे छोड़ा नहीं है, इस प्रोटॉन को भी इजिली बेस ने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ओवरऑल आप देखने को मिलेगा इस केस में कि जैसे जैसे आप इधर से इधर एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते जा रहे हो, तो इनिशियली पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रल हुआ, मींस नेट चार्ज जीरो हो गया और ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हुआ, देन ये एनाइनिक फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूं कि द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड विल डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये बात करेंगे कि कौन सा पीएच वैल्यू होगा जिस केस में ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करेगा, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और वो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली वहां से जेई एडवांस या जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी पे डिस्कशन को आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।